हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 स्टैंडर्ड का रहेगा, साइंस रहेगा। और चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर 11 चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर रहेगा इसका। और चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी एंड आर्गन सिस्टम। ठीक है, इसके हम आज के मतलब कि फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कंसेप्ट क्लियर रहेगा बेटा तो आपका एग्जाम भी क्लियर रहेगा, जिससे आपको ऑलरेडी थंबनेल पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कि चैप्टर का नाम लिखा है, प्लस वहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है, महाराष्ट्र बोर्ड लिखा है, लेक्चर 1 करके लिखा है, और आपका नीचे लिखा है कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अगर मतलब कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है बेटा, ये तो हो गया मेरा। अब चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम क्या देखा जाता है यहाँ पे, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, ह्यूमन बॉडी एंड आर्गन सिस्टम। तो हमारे आर्गन सिस्टम और ह्यूमन की बॉडी किस तरह से, तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, विच फ्रॉम व्हाट द आर्गन्स एंड आर्गन सिस्टम आर मेड। जो हमारे आर्गन्स होते हैं और आर्गन सिस्टम होते हैं किससे बने होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। सेल के बाद क्या आएगा, टिश्यू आएगा। ठीक है, टिश्यू के बाद क्या आता है, आर्गन आता है। आर्गन के बाद आपका आर्गन सिस्टम आता है। ठीक है, आर्गन सिस्टम आएगा बेटा, एक मिनट, यहाँ पे आर्गन सिस्टम। ठीक है, आर्गन सिस्टम। ठीक, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे बॉडी, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक बॉडी हमारी जाके सबसे पहले क्या है, सेल। सेल के बाद क्या है, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या है, आर्गन। ठीक है, आर्गन के बाद क्या है, आर्गन सिस्टम, ये आर्गन सिस्टम। उसके बाद हमारी बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये फॉर्मेशन होता है इनका। और डिफरेंट टाइप्स के मिलियन, ठीक है, बिलियन सेल्स होते हैं। हम कह सकते हैं कितने, बहुत सारे सेल्स से मिलते हैं हमारे एक टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या होते हैं, आर्गन। आर्गन से क्या होते हैं, आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम से बॉडी। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच आर्गन आर द प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे जो बॉडी है उस बॉडी में कौन कौन से आर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनके क्वेश्चन, तो ये मतलब कि आपको ऑलरेडी इसमें इस पैराग्राफ में मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, इन द लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वी हैव द स्टडीज ऑफ सम कैरेक्टर लिविंग। कुछ ऐसे कैरेक्टर हमने स्टडी किया था, ऑल द वाइटल प्रोसेस विद द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग आर कलेक्टिव कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो आवश्यक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए, और मतलब कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बेटा आपका, कि विच प्रोसेस ऑकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द साउंड स्लीप। कौन सा प्रोसेस होता है जब हम क्या करते हैं, सोते हैं, सोते टाइम। ठीक है, विच लाइफ प्रोसेस ऑकर द कॉन्टिन्यूसली आवर बॉडी। और कौन सी लाइफ प्रोसेस जो होते हमारे बॉडी के लगातार चलता था। तो देखो ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था सेकेंड वाला में कि अब इसके आंसर यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले का। ठीक है, तो देखो डिफरेंट आर्गन इन आवर बॉडी आर वर्किंग इन द ग्रुप सो दैट स्मूथली कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, various life process, this life process take place in the various step, specific function, specific organ carry out, ठीक है, specific step, group of organs working together to perform the specific function called the organ system। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे वेरियस आर्गन लाइक द डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर एक्सेट्रा आर फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए ना, तो देखो हमारा जो शरीर है ना, अलग अलग टाइप के बहुत सारे आर्गन और एक ग्रुप में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और इस तरह से हमारी लाइफ प्रोसेस बहुत स्मूथली चलती रहती है। जो पूरी लाइफ प्रोसेस है ना, अलग अलग स्टेपों में चलाई जाती है। और ये मतलब इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग जो आर्गन्स होते हैं अलग अलग स्टेप में उनके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, कार्य कर रहे हैं। और जो आर्गन के जो ग्रुप होते हैं एक साथ मिलके स्पेसिफिक फंक्शन जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम देखा जाए जैसे हमारे डाइजेस्ट, यानी कि ये डाइजेस्टिव का मतलब डाइजेशन करना। ठीक है, रेस्पिरेटरी का मतलब कि रिस्पिरेशन यानी कि सांस लेना या सांस छोड़ना। सर्कुलेटरी यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नर्वस यानी कि जो हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, मेंटेन करना हमारे बॉडी का। एक्सक्रेटरी यानी कि हम यूरिन पास करने बेटा जाते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है बेटा,
रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, सेक्स, यानी कि इससे क्या करते हैं हमारे अपने जनरेशन को मतलब कि बढ़ाना। स्केलेटल मीन्स क्या होता है, जो बोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी को क्या करता है, शेप एंड साइज एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। मस्कुलर जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, बॉडी को ऊपर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड द फंक्शन इन आवर बॉडी, इन सबका अलग अलग फंक्शन। अब इस पर देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट है कि एनर्जी इज एसेंशियल टू द ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर विद इन द सेल, सेल नीड द सप्लाई ऑफ द सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस, ठीक, दिस प्रोसेस supply take place with the help of the respiratory circulatory system. Respiration is carried out through the following three steps. यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले ये अभी तक तो आपने रिप्रोडक्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया, ऐसे डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा ऊपर से ही नॉलेज आपको दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे बेटा। और ये देखो सबसे बेस्ट है कि मतलब कि जो एनर्जी होती है ना, ऑपरेट किया जाती है पूरी लाइफ में, हमारे ह्यूमन के बॉडी में आवश्यक होता है। और ये एनर्जी ना प्रोड्यूस होता है एक हमारे विद इन द सेल, ठीक है। सेल में ना, सेल के पास क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का देखा यहाँ पे एक सेकेंड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ये सेल वाले को। सेल, ठीक है, इसी सेल से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, CONDRY बेटा, कॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ना एनर्जी, जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। एनर्जी जब रिलीज करेगी ना, इसमें सबसे एनर्जी रिलीज करेगी तो क्या निकलेगा, C6H12O6 प्लस हमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और एक चीज़ और आपको एनर्जी इसी में निकलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ATP कितने, 38, ठीक है। ATP का जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, ठीक है। और ये सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, DNA होता है। क्या होता है बेटा, खुद का DNA होता है, ठीक है। और खुद का यहाँ पे जीन होता है, DNA और जीन दोनों होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्या करते हैं, रिस्पिरेशन में मतलब कि हमें हेल्प करता है। और मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, आउट हेल करते हैं, यानी कि उसको निकालते हैं, छोड़ते हैं, आउट है। और ये जो दोनों प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन का लेना, यानी कि ये दोनों होता है। इनहेलेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन को जब हम लेंगे हमारे नाक के थ्रू अंदर जाएगा, विंड पाइप्स होते हैं। और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, विंड पाइप से हमारे नाक के थ्रू जाएगा बाहर, तो उसको और इन्हीं दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ये इतना समझ में आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे तो ये तीनों स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने आपको यही बताया कि इंस्पिरेशन क्या होते हैं और इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन या आउटहेलेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ये कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, तो इसमें बेटा आपको दिया गया मतलब 2 स्टेप दिया गया, यानी कि सांस जो ली जाती है, ठीक है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, एयर इज टेकन द थ्रू द नोज एंड सेट थ्रू द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया विंड पाइप। मतलब कि अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे ह्यूमन है और इसकी नाक से क्या कर रहा है, हवा ले रहा है। अब ये हवा इधर गया नोज़ की तरफ, नोज़ से क्या करेगा, इसको भेज देगा लंग्स, ये हमारा लंग्स है और लंग्स किधर चला जाएगा बेटा, ठीक है। जब ये लंग्स किधर जाएगा ना, तो यहाँ पे एक विंड पाइप होगी, इस विंड पाइप की तरह ऑक्सीजन क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इनहेलेशन। अब ये न फिर क्या करेगा, यहाँ से ब्लड सेल से आएगा टिश्यू में, टिश्यू से जाएगा आपका यहाँ पे मतलब कि सेल से आएगा टिश्यू में, और टिश्यू से अलग अलग आर्गन से आके ये हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स से होते हुए फिर से ये क्या करेगा, नोज़ के थ्रू निकल जाएगा। जब निकलेगा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एक्सपिरेशन या एक्सलेशन। तो देखो इसमें पूरा लिखा ही आपको किस तरह से किया गया है, ठीक है। एक्सपिरेशन एलेशन, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर आर गोस इनटू द ब्लड, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड से मतलब कि उसको एयर को लाता है, और ब्लड कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द लंग, देयर इज द गिवन आउट बाय द एक्सलेशन, यानी कि एक्सलेशन के थ्रू मतलब कि जो
ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग बॉडी के पार्ट से लंग्स तक लाने का, ठीक है, यानी कि लाने का काम कौन करता है? ब्लड। और वो क्या करता है? बाहर निकालने का है, ठीक है, लंग्स से नोज आता है, नोज के द्वारा निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन, ठीक है। बोथ ऑफ दीज प्रोसेस ड्यूरिंग द process carrying with the help of the lungs collectively called as the external respiration, और इसे कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। देखते हैं क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज द इंटरनल respiration. Oxygen move from the body into the tissue fluid and the carbon dioxide move from the tissue fluid into the blood. अब इस प्रोसेस में देखो एक्सचेंज किया गया, गैसों का आदान प्रदान होना, यानी कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और क्या है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं कितना परसेंट लेते हैं? 20%, ठीक है। अगर हम 20% मीठा लेते हैं ना, इसके साथ हम ना 4% क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं यहाँ पे? 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 4%, ठीक है। अगर हम कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो 60% अगर हम कार्बन को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना निकल जाता है इसके साथ? यहाँ पे 4% बाहर निकल, यानी कि दिख रहा है क्रॉस वेरीफाई किया जाए तो यहाँ पे देखो 4% और ये भी 4%, यानी कि अगर हमने पहले ऑक्सीजन 20% दिया, ठीक है, एक ऐसे मैं आपको बता रही हूँ 20% लिया, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कितना? 4%। अगर हमने ऑक्सीजन क्या किया? निकला, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं? कार्बन 60% निकालते हैं तो हमारे उसके साथ क्या निकलेगा? ऑक्सीजन भी हमारा 4% निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे ये एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये मतलब कहाँ पे? किसके बीच होता है? सेल और टिश्यू के बीच। और ये कैसे होते हैं? फ्लूइड होते हैं, और इनको हम इंटरनल रिस्पिरेशन करते हैं। और ऑक्सीजन क्या करता है? ये हमारे बॉडी से क्या ऑक्सीजन क्या करता है? जो ब्लड होता है, ब्लड से टिश्यू के फ्लूइड में क्या होता है? मूव करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? टिश्यू से लेके हमारे ब्लड तक मूव करता है। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है, ये साइकिलिंग चलती रहती है ना। देखो यहाँ पे पहले क्या किया है, बोला कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? पहले कहाँ से जाएगा? टिश्यू, ठीक है, ब्लड से। और ये ब्लड से जाएगा बेटा तो फिर कहाँ पे जाएगा? टिश्यू में ना, टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में जाने के बाद अब ये क्या करे? कि वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या करेगा? टिश्यू से आएगा, और टिश्यू से आने के बाद फिर क्या करेगा? यहाँ पे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में, यानी कि इस तरह से निकल जाएगा हमारे बाहर। ये प्रोसेस दोनों चलती रहती है। उसके बाद देखते हैं बेटा ये वाला सेल रेस्पिरेशन। Dissolved nutrients like the glucose are the slowly burned, oxidized with the help of the oxygen and energy is released in the form of the ATP. Waste material like the carbon dioxide and water vapor are produced during this process. Cellular respiration can summarize as the following. ठीक है। अब इस पैराग्राफ का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊँ बेटा, यहाँ पे मतलब कि जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन होते हैं, तो हमारे सेलुलर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, मिले होते हैं, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं? लाइक जैसे अगर देखा जाए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। जब ये धीरे धीरे क्या करते हैं? ऑक्सीसाइड होते हैं, यानी कि बर्न होते हैं, एनर्जी के रूप में फॉर्म होते हैं। तो ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक है, क्या करता है? एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। और ATP का मतलब कि अगर पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये हमें क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी ATP के फॉर्म में। कितनी ATP निकलती है? तो 38 ATP निकलेगी। ATP आपकी कितनी रिलीज होगी? 38, ठीक है। और ये मतलब कि वेस्ट जो वेस्ट उसमें मटेरियल्स रहेंगे, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वाटर वेपर्स होएगा, इस प्रोसेस में मतलब कि चलते रहते हैं, ठीक है। और सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब कि फॉलो क्या? ये हमारे सेलुलर रिस्पिरेशन है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है? C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है, और ये हमारा O6 क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये हमारा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने यहाँ पे? CO2, ठीक है, यानी कि 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे और क्या हमारा रिलीज हुआ? H2O। और क्या हमारा बना यहाँ पे? एनर्जी। तो एनर्जी कितने बने बेटे? हमारे 30 है, ठीक है।
और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल्स से लेके माइटोकॉन्ड्रिया में गए, और माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से ही बेटा हमारा कितना एनर्जी आया 38 ATP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ये वाले पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रिस्पिरेटरी यानी कि श्वास तंत्र या उनकी जो संरचना और कार्य क्या होते हैं, ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छा डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के थ्रू आपको सबसे इजी रहेगा बेटा समझने में, वेरी यूजफुल रहेगा। इट इज़ द वेरी यूजफुल फॉर यू अंडरस्टैंडिंग दिस द डायग्राम, ठीक है। तो सो दिस द पिक्चर एंड नोज, ठीक है। अब नोज मतलब कि नोज के फंक्शन क्या है, तो देखो यहाँ पे हमारा नोज है, और नोज में क्या है, नसल कैविटी इसको कहा जाता है। उसके नीचे यहाँ पे देखो फिर ये वाला पैरेंक्स है, इसके बाद ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स आपको पता है कि मतलब कि एक साउंड क्रिएट होता है यहाँ से हमारे, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रैकिया है, यानी कि सांस लेने वाली, इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे लंग्स हैं, बड़े सुंदर हमारे आर्गन है। ये यहाँ पे वेंस दिखा है, एल्वियोली, नीचे आपको एक पार्ट दिख रहा है डायफ्राम है, और ये एक इस तरह से छल्ले की तरह का ब्रांच की तरह रहेगा, यानी कि ग्रेप्स की गुच्छे की तरह इससे ग्रेप्स हमारे रहते हैं इस तरह से। इसमें बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मिलियन मोर देन द, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ब्रॉन्चियल्स, ठीक है। ये मैं केवल अभी बताई, इसके बारे में आते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं रफ नहीं करूँगी। देखो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिन विद द नोज। एयर इज अ फिल्टर विद द हेल्प ऑफ द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। देखो जब हम हमारा जो रिस्पिरेशन होता है कहाँ से शुरू होता है, तो हमारे नाक के द्वारा क्या होता है, हमारे नाक के नसल्स के द्वारा क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये मतलब कि फ़िल्टर करता है उसको शांत। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी हवा हमारे नाक के पास लेके आए और हमको क्या करें, नाक में डाल दें, नहीं। ये सर जब हमारे अंदर जाता है ना, तो इस देखो ये नोस है ना, और इस नोस के अंदर बेटा क्या रहता है, हेयर रहता है। हमारे अंदर हेयर रहता है दोनों साइड से। मतलब कोई भी मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया वायरस जाता है तो इसको फिल्टर करता है, या डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, ज़्यादा जैसे धुआं भैया जाता है, डस्ट पार्टिकल जाता है, तो हमको छींक आना शुरू हो जाए। और ये इसको हेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। म्यूकस हमारे नाक के अंदर रहता है, ताकि हमें मतलब कि डस्ट पार्टिकल एंटर ना करे और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे, ठीक है। ये पहले ही फिल्टर करता है, उसके बाद एयर को क्या करता है, अंदर जाने देता है, ठीक है। ये म्यूकस है ना, एयर को। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पैरेनिक्स, ठीक है। तो ये पैरेनिक्स है, फूड पाइप होता है, ठीक है। फूड यहाँ पे एक पैरेनिक्स से ये वाले पार्ट पैरेनिक्स है, उसके बगल में बेटा ना एक विंड पाइप भी होता है, और इसी पैरेनिक्स दो लाइन होती है। देखो ऐसे लाइन रहेगी, एक यहाँ, ठीक है। एक आपका क्या रहेगा, विंड पाइप रहेगा, और ये फूड पाइप रहेगा। ये वाला फूड पाइप सपोज करो, और ये विंड पाइप, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दो लीड लगी रहेगी, इस तरह से ढक्कन लगे। इस ढक्कन का जो नाम रहेगा ना बेटा एपीग्लाइटिस, ठीक है। एपीग्लाइटिस इस ढक्कन का नाम बताए, ठीक है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये खाना जाएगा इसमें, ठीक है। ये फूड पाइप में जाएगा, तो ये जो एयर की पाइप रहेगी, विंड पाइप नहीं, इसमें ये लीड क्लोज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, क्लोज रहेगा, ठीक है, समझा। और ये जब खाना चला जाएगा, इसीलिए हम खाना खाते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए और मतलब कि हंसना नहीं चाहिए। नहीं तो ये अगर ये विंड पाइप वाली मतलब कि लीड खुल जाएगी ना, तो क्या होगा, इसमें खाना चल जाएगा, तो हमको क्या आती है, हमको मतलब कि सफोकेटिंग, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, इसमें हमारे चला जाता है ये वाला विंड पाइप में, ठीक है। ये क्या है, विंड पाइप है, और ये वाला पाइप क्या हमारा फूड पाइप, ठीक। ये मैं आपको बताई, ये दोनों साथ में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरेनिक्स बोलते हैं। तो देखो फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिन द पैरेनिक्स। विंड पाइप इज द प्रेजेंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। तो विंड पाइप जो होता है कहाँ पे रहते हैं, विंड पाइप आपके इधर रहेगा, और फूड पाइप के सामने रहेगा। ये विंड पाइप आगे रहेगा और फूड पाइप पीछे रहेगा, ठीक है। देयर इज़ द लीड एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप। और विंड पाइप में क्या होता है, एक लीड होती है, यानी कि उसको क्या नाम था, एपीग्लाइटिस, ठीक है। एपीग्लाइटिस, दिस इज द कॉल द लीड, ठीक है। दिस लीड क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द फूड इनटू द पाइप एंड thereby they normally present the enter the food particles in the windpipe. Otherwise, windpipe they remain open. Hence air pass through the pipes into the windpipe. ठीक है, मतलब कि अभी मैं जो आपको जस्ट बताई हूँ कि दो पाइपें रहती है इस तरह से ना, और इस पाइप में मतलब कि लीड रहता है,
और ये हमारा क्या रहता है, आगे वाला विंड पाइप रहेगा, नीचे पीछे वाला क्या होगा, फूड पाइप रहेगा, और इसमें एक ढक्कन रहेगा। ठीक है, जब खाना खाओगे तो इसमें आ जाएगा आपका फूड पाइप में। ठीक है बेटा, और इसमें जो लीड का नाम रहेगा क्या रहेगा आपका, एपिग्लाइटिस। ठीक है, एपिग्लाइटिस रहेगा इसका नाम। और मतलब जब खाना खाते हैं तो इसको अंदर जाता है, अगर अदर खाना खाने को प्रोसेस को अंदर मतलब कि उसको जाने देता है। अगर थोड़ा भी मतलब कि हमारे हंसते विस्ते हैं तो इसमें आगे खाना फंस जाता है, ट्रैक हो जाता है, तो हमें छींक आती है, समझा। और ये मतलब किसके पार्ट होते हैं, विंड पाइप और फुट पाइप पैरानिक्स के पार्ट होते हैं। उसके बाद देखो यहीं पे विंड पाइप की स्टोरी सुना देती हूँ। तो विंड पाइप क्या होता है, फिर चलते हैं। तो देखो विंड पाइप मीन्स क्या होता है, एयर को पास करना, यानी कि विंड पाइप इज द सोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स। विंड पाइप bifurcate in the thorax, one branches enter the right lung and the other into the left lung। ठीक है, यानी कि दो इसके मतलब कि पार्ट होते हैं विंड पाइप के। और एक देखा जाए तो ये थोड़ा कैसे होते हैं, लैरिंक्स से मतलब कि थोड़े चौड़े होते हैं, और जब चौड़े होते हैं तो ये दो पार्ट में खुले होते हैं। ठीक है, मतलब दो पार्ट में खुले होते हैं, और साउंड बॉक्स में यहाँ पे शुरू हो जाता है ना, साउंड सोलेन होता है। देखो यहाँ पे लैरिंक्स होता है और साउंड होता है, और ये दो भागों में मतलब कि एक लेफ्ट साइड में ब्रांचेस सेंटर कर रहा है, दूसरा राइट साइड में। ठीक है, ब्यूरेकेट थोरैक्स में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लंग्स। लंग्स का क्या रोल होता है, द लंग्स यहाँ पे देख लो आप पहले। तो उसके बाद ये दिखा दूँ पहले आपको, ये लंग्स है और ये लंग्स है, फेफड़े हमारे ना, जो कि एक किस तरह से रहता है। द लंग इज द प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द हार्ट इन द thoracic cavity। Maximum area of the thoracic cavity is occupied by the lung and they cover with the maximum part of the heart। ठीक है, each lung has the double layer and the covering it is called the pleura। Lungs are the elastic like the sponge। Lungs are the made of the many small compartment called as the alveoli। Rich network of the capillaries is present around is the alveoli। Wall of the alveoli and the capillary are the extremely thin। Gaseous can easily take place occur these the thin wall as large number of the alveoli present in the lungs, larger surface available for the gases। इस पैराग्राफ को ना सबसे अच्छा, मैं देखो ये पैराग्राफ तो आप पढ़ोगे ना तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। एक ना सबसे अच्छा मैं आपको क्या करती हूँ कि डायग्राम बना लंग्स का, ये मन जब बताइए ये वाला पार्ट है। ठीक है, और ये मतलब दो तरह से देखो, तो लंग्स मैं ऐसे बना दे रही हूँ आपको, ऐसे मतलब कि एक समझने के लिए ये हमारे लंग्स है। ठीक है, अभी इस लंग्स में दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड भी रहेगा और राइट साइड। अब ये किसके अंदर रहेगा, थोरैसिक। आपने देखा होगा ना थोरैसिक में ऐसे रिब्स रहते हैं हमारे ना, ये पूरे रिब्स रहते हैं। कितने रिब्स, ऐसे ऊपर से रिब्स रहते हैं, हड्डियाँ जिसको बोलते हैं ना, कितने रहते हैं बेटा, ये देखा जाए तो रिब्स हमारे देखा जाए रिब्स। ठीक है, RIBE ऐसे 24 रिब्स रहते हैं। और अब पूरी हमारी जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट के अंदर का पूरा ये भाग ही रहता है, पूरा लंग्स का ही भाग रहता है। और क्या कर मैक्सिमम मतलब कि हृदय का पार्ट रहता है, और ये डबल लेयर का है। किसका होता है, डबल लेयर का। और इसके जो डबल लेयर होता है ना, इसको मतलब कि प्रत्येक लेयर को बस प्लीवरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लीवरा। ठीक है, और ये देखा जाए तो यहाँ पे इलास्टिक होता है। ठीक है, एक हमारा जो स्पंज की जैसा होता है इलास्टिक होता है। ठीक है, और मतलब ये लंग्स जो होते हैं हमारे बहुत सारे कंपार्टमेंट के छोटे छोटे बने होते हैं, जिसको एल्वियोली दिख रहा है, ये हमारे क्या एल्वियोली है। ठीक है, और ये लंग्स में इस तरह से गुच्छे होते हैं बेटा, और ये जो गुच्छे होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ठीक है, इसमें एल्वियोली, और इसमें बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जिसमें मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये वाले पार्ट्स में। ठीक है, इस तरह दिख रहा है, यहाँ पे लाइट ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, और आपको रेड कलर का। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कैपिलरी के मतलब कि अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। ठीक, वॉल ऑफ द कैपिलरी आर द एक्सटर्नल। जो कैपिलरी होती है बड़े मतलब कि पतले होते हैं, और गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है इस वॉल के द्वारा। एक बड़ी नंबर में वैल्यूज़ क्या होता है हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है, और ये सरफेस लेवल गैसों का एक्सचेंज करता है। तो ये देखो यहाँ पे मतलब कि ये एयर का आना जाना इसमें एल्वियोली से लगा रहता है। ठीक है, इन एंड आउट एयर। और ये यहाँ पे RBC रहता है, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस होता है, 120 डे जिसकी होती है। ये ट्रांसपोर्ट इन द कैपिलरीज होते हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, उसके पास अगर देखा जाए तो ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द लंग्स।
यानी कि लंग्स में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, चना खा लिया। ठीक है। तो gaseous exchange occur continuously while the blood in the circulating around the alveoli. An error calculating the protein hemoglobin is the present in the RBC of the blood. Hemoglobin absorbs oxygen from air within the alveoli. Simultaneously, carbon dioxide and the water vapor move from the blood into the alveoli. Thus, oxygen is taken into the blood and the carbon dioxide and water vapors are removed from the blood and oxygen are the exhalation. इस पैराग्राफ का अगर मीनिंग देखा जाए बेटा, सबसे पहले सिंपल में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ब्लड में और ब्लड के सर्कुलेशन एल्वियोल में होता है, ठीक है। इसमें एक आयरन होता है, आयरन का देखा जाए तो आयरन कंटेंट किसका होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसमें, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, ऑक्सीजन को एयर से ऑब्जर्व करता है एल्वियोली के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड वेपर को क्या करता है हमारे ब्लड से और एल्वियोली की सहायता से उसको बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है ब्लड में ले लिया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वेपर से रिमूव कर दिया जाता है, ब्लड के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालने की प्रोसेस का एक्सलेशन, और ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो डायफ्रामा, एक डायफ्रामा आपको दिखा देती हूँ, तो पहले बताती हूँ कि डायफ्रामा होता है क्या। यहाँ पे सबसे पहले मस्कुलर partition is present at the base of the thoracic cage. This partition is the called as the diaphragm. It is the present between the thoracic cavity and the abdominal cavity, rising of the ribs and lowering of the diaphragm cause of the decrease in the process of the lung. Due to this, the air move into the lungs through the nose. When the ribs return to their original position and diaphragm rise up, the pressure on the lungs increase. Due to this, the air move out from the those through the nose continues upward and downward movement of the diaphragm necessary to the bring about the breathing. मतलब इस पैराग्राफ का बेटा देखा जाए, जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे मस्कुलर होते हैं, और थोरेसिक केज के नीचे हमारे क्या होते हैं, एक मस्कुलर पार्ट होता है, पार्टीशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम होता है। और ये जो होता है ना थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में रहता है, ठीक है। और ये रिब्स के ऊपर उठना, ठीक है, डायफ्राम का नीचे जाना। रिब्स जब ऊपर उठेगा तो डायफ्राम क्या होगा, उसके इसमें नीचे जाएगा, और वहाँ पे मतलब कि एक जो प्रेशर रहेगा लंग्स का, लंग्स के प्रेशर में इसकी कम डिक्रीज होगी, और जब ये क्या करेगा ऊपर जाए नोज से क्या करेगा, हवा को मतलब कि अंदर लेगा, तब ये क्या करेगा, वो वापस नीचे, ठीक है। रिब्स क्या होगा, घटेगा, ठीक है। रिब्स की मतलब कि नीचे होगा, और डायफ्राम क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो वो क्या करेगा, उसको एयर को अंदर लेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। जब वो बाहर निकालेगा इस एयर मूव करेगा बाहर की तरह, नाक की तरह, और इसको क्या करे, अपवर्ड यानी कि ऊपर नीचे प्रोसेस होता रहेगा, और ये मतलब कि ब्रीथिंग का एक प्रोसेस है। तो मैं वो पार्ट दिखा देती हूँ कहाँ पे है, एक मिनट आपको, ठीक है। डायफ्राम और देखो ये डायफ्राम है, इसमें ये वाला बेटा, ठीक है, ये डायफ्राम है, ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो क्या करेगा डायफ्राम, थोड़ा मतलब कि ये रिब्स क्या करेगा, ऊपर उठेगा, और डायफ्राम नीचे की तरह मतलब कम हो जाएगी। जब इस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना रहेगा तो ये डायफ्राम क्या करेगा, चौड़ा होगा, ठीक है, ये मतलब कि बड़ा होगा, और ये मतलब कि इसको निकालने का प्रोसेस करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।